नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार से काम करते हैं। कब आदमी संसाधन बनता है, किस प्रकार से जो लोग होते हैं वो संसाधन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी लोग होता है तभी संसाधन के रूप में काम करता है जब उसके अंदर एजुकेशन दिया जाता है या फिर हेल्थ की सुविधा अच्छी दी जाती है। तो वो व्यक्ति क्या बनता है, एक प्रकार से संसाधन के रूप में काम करता है। जैसे अगर टीचर की बात करें तो टीचर को ज़्यादा पढ़ाया जाता है और टीचिंग के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो वो एक टीचर संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है। डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी पढ़ाई लिखाई करता है। इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर भी करता है। इसी प्रकार पुलिस ऑफिसर की बात करें तो वो लोग भी पढ़ लिख करके एक अच्छे संसाधन के रूप में काम करते हैं। यही प्रकार होता है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का यही फायदा होता है कि आप अच्छे काम करेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा तो आप लोग वही काम करेंगे जो लोग अशिक्षित होते हैं। जिस प्रकार से जो लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको कम वेतन दिया जाता है, तो आप लोग वही काम करेंगे। जब आप लोग पढ़ लिख लेंगे तो आपकी वेतन में काफ़ी अधिक मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यही कारण होता है कि पढ़ाई लिखाई का इतना फायदा होता है। तो दोस्तों, मानव कब पूंजी के रूप में काम करेगा? मानव तभी पूंजी के रूप में काम करेगा जब उसके अंदर अच्छी मात्रा में शिक्षा दी जाएगी, उसका विकास होगा, तो वो अच्छा संसाधन के रूप में काम करेगा। तो जो मानव होता है दोस्तों, सबसे सबसे बुद्धिमान होता है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है। लेकिन ये बुद्धिमानी तभी नज़र आती है जब हम लोगों को अच्छा शिक्षा दिया जाए। जिस क्षेत्र में हम लोगों को दोस्तों शिक्षा दिया जाता है, हम लोग उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो दोस्तों, अब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो दोस्त थे दोस्तों। दोनों दोस्त देखिए एक ही उम्र के थे, मतलब इनकी एज की बात की, इनके उम्र की बात करें तो दोनों की उम्र एक ही थी। लेकिन इनमें शिक्षा जो है दोस्तों नहीं दिया गया। एक बच्चे को शिक्षा नहीं दिया गया, दूसरे बच्चे को शिक्षा दिया गया। तो जिसको शिक्षा दोस्तों दिया गया वो क्या कर रहा है, अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है उसकी तुलना में जिसको शिक्षा कुछ भी नहीं दिया गया। तो इन लोगों को देख करके ये लोग देख करके एक दूसरे को हैरान रहते हैं कि यार ये अभी भी यहीं पर काम कर रहा है, मैं ये बन गया हूँ। ठीक है। एक ही गांव के थे, एक ही उम्र के थे, दो एक बच्चा जो है पढ़ने के लिए जा रहा था, दूसरा बच्चा पढ़ने के लिए। एक ही उम्र के दोस्तों बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चा जो है मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, दूसरा बच्चा क्या करता है, अपनी माँ के साथ सेवा करता है। इस वीडियो को दोस्तों मैंने हिंदी भाषा में आप लोगों को सही से पढ़ा दिया है। एक पूरी वीडियो दे दिया है, वहां पर आप लोग इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को केवल समराइज कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। देखिए दोस्तों, मैं हेडिंग आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाए। चलिए देखते हैं, पुरुष और महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए दोस्तों, पुरुष और महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है? अगर देखा जाए तो क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियाकलाप जो होते हैं दोस्तों, 3 भागों में बाँटा गया है क्रियाकलाप को। एक तो होता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कृषि का काम हो गया, वनों का काम हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया। ये सभी चीजें जो होती हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर आप इस चीज को करते हैं तो आप प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों दिक्कत ये होती है कि इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन पैसा जो होता है कम मिलता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत करें तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण शामिल होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी काम आप बना करके बेच रहे हो, कोई भी चीज। जैसे दोस्तों आप लोगों ने आ, सरपत लाया, सरपत से मड़ई बनाया, ये मड़ई बना करके आप बेच रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आप लोग दोस्तों बेसन लाए, बेसन ला करके आप लोगों ने पकौड़ी छाना, तो पकौड़ी छान करके जो बेच रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है वो व्यापार होता है, परिवहन होता है, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा आदि सभी होते हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र का फायदा ये होता है तो इसमें कम लोग काम करते हैं लेकिन इनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ पर कर रही है, पैसा खत्म करने का प्रयास कर रही है तृतीय क्षेत्र में।
तो अगर आप लोग दोस्तों तृतीय क्षेत्र में हैं, तो आप लोगों को अच्छा पैसा मिलेगा। आर्थिक क्रिया 2 भागों में बाँटा गया है दोस्तों, एक तो बाज़ार क्रिया होता है, दूसरा गैर बाज़ार क्रिया होता है। बाज़ार क्रिया के अंतर्गत आपको वेतन मिलता है, लाभ मिलता है, इस उद्देश्य से काम किया जाता है, लेकिन गैर बाज़ार के अंतर्गत ये सभी चीज़ें नहीं मिलती हैं। गैर बाज़ार के अंतर्गत आप लोग कोई भी उत्पादन करते हो, तो वो अपने उपयोग के लिए या अपने उत्पादन के लिए काम करते हो, उसे गैर बाज़ार क्रिया कहते हैं। इस चित्र में आपको देख कर के दोस्तों बताना है प्राथमिक क्षेत्र पे क्या है, द्वितीयक क्षेत्र पे क्या है, तृतीयक क्षेत्र में क्या है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में चीज़ें दिखाई गई हैं। अब दोस्तों जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करें तो जनसंख्या की गुणवत्ता क्या होती है दोस्तों देखिए, किस-किस चीज़ों में जनसंख्या इन्वॉल्व होती है। एक्चुअली देखिए दोस्तों शिक्षा दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही देश का विकास कर सकता है। ये कहे कि अनपढ़ व्यक्ति देश का विकास करेगा तो ऐसा नहीं है। इसी कारण से शिक्षित होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग शिक्षित रहेंगे तो आप लोग अपने साथ देश का भी विकास करेंगे। इसी कारण से सरकार भी क्या काम कर रही है, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा पैसा खत्म कर रही है। सरकार भी लगातार शिक्षा पर बहुत ज़्यादा पैसा खत्म कर रही है। किस पर खत्म करती है, जैसे वो लोग विद्यालय बनवाते हैं, ठीक है, महाविद्यालय बनवाते हैं। इससे क्या होता है, विद्यालयों की संख्या अगर देखा जाए 1950-51 में 750 विद्यालय थे। 750 थे, आज 1920-21 की बात करें तो 1920-21 में 46,000 हैं। विश्वविद्यालय की बात करें तो दोस्तों पहले 30 ही थे। आज के समय में अगर बात करें तो 1074 हो गए हैं। विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो 2,63,000 थे। आज के समय में यही बात करें तो वो लोग 39 लाख लगभग 4 करोड़ हो गए विद्यार्थी दोस्तों जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से लगातार यूनि हमारे विद्यालयों की संख्या में, विश्वविद्यालयों की संख्या में, विद्यार्थियों की संख्या में, शिक्षक और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य देख लीजिए, स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तभी देश का विकास होगा। ये कहिए कि अगर वो स्वस्थ ही नहीं है तो वो देश का विकास नहीं कर सकता। अब देखिए दोस्तों सरकार भी स्वास्थ्य पर काफ़ी मात्रा में पैसे खत्म कर रही है। सरकार क्या काम कर रही है, जैसे प्राथमिक केंद्र बना रही है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना रही है, जो 1,82,000 थे 2014 में, वही बढ़ कर के 1,94,000 हो गए हैं दोस्तों। बिस्तर की बात करें तो जो 6,75,000 बिस्तर थे, आज बढ़ कर के 8 लाख हो गए हैं 2014 की तुलना में 2021 में। लेकिन आज भी ये सभी संख्याएँ बहुत कम हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशंस बहुत अधिक है। अभी भी बहुत चीज़ों का विकास होना बाकी है दोस्तों। इसीलिए आप लोग पढ़ लिख कर के देश की सेवा करिए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार नर्सिंग कर्मी भी हमारे बढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों बेरोज़गारी क्या होती है। देखिए दोस्तों कोई व्यक्ति बेरोज़गारी की परिभाषा क्या होती है, बेरोज़गार हम उसी समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। मतलब कोई भी व्यक्ति जिस दर पर मजदूरी चल रही है, वो लोग तो इच्छा कर रहे हैं कि हमें भी काम मिल जाए, लेकिन उनको काम मिल ही नहीं पा रहा है, तो उसी को बेरोजगार कहेंगे। इसकी एक सीमा होती है बेरोजगारी की। देखिए दोस्तों बेरोजगारी की सीमा ये होती है कि व्यक्ति की उम्र 15 से लेकर के 59 साल के बीच का ही होना चाहिए। अगर वो 60 साल का है या 14 साल का है तो उसको बेरोज़गार नहीं कहेंगे, ठीक है? आपके घर में अब आप लोग पता करिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपका छोटा भाई है जिसकी उम्र 10 साल है वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। अगर आपके दादा-दादी हैं तो वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे। अगर आपकी माता है तो वो भी बेरोज़गार नहीं रहेंगी, क्योंकि वो बाहर जाकर के काम करना नहीं पसंद करती हैं, वो घर का ही काम करती हैं, ठीक है? बेरोज़गारी 3 प्रकार की होती है, मौसमी बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी। मौसमी बेरोज़गारी वो होती है दोस्तों जब कोई मौसम आता है तो उस मौसम में एक फसल बनती है, लेकिन बाकी महीनों में वो फसल नहीं रहती है तो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। जैसे गेहूँ की कटाई जब होती है तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है, लेकिन गेहूँ का सीज़न जब खत्म होता है तो लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है।
तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत वो बेरोजगारी आती है जब कोई व्यक्ति को मान लीजिए 8 लोग किसी काम में दोस्तों किसी खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अगर इनको निकाल भी दिया जाए, तो हमारे प्रोडक्शंस पर, हमारे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो 3 लोग हैं, उन्हीं को कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, शिक्षित बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। आप जानते ही हैं कि कितनी अधिक मात्रा में लोग शिक्षित हैं, फिर भी बेरोजगार हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।